जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे, जो सारे प्रश्न जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार सेट हैं दोस्तों। और ये सारे प्रश्न हैं हमने एक बुक से लिया हुआ है, तो आप बनाइए और कॉमेंट करके अपना नंबर को शेयर कीजिए कि कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रांची जिला निम्न में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा लातेहार, बी में हो जाएगा हजारीबाग, सी में हो जाएगा गुमला और डी में कह रहा है पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। झारखंड की अगर बात करें दोस्तों, तो झारखंड में देखिए तो राजधानी हो जाएगा रांची, और ये रांची जो है आपके 8 जिलों से सीमा स्पर्श करती है, और साथ में एक पश्चिम बंगाल राज्य से भी सीमा स्पर्श होता है। तो 8 जिले अगर नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए: सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़। इन जिलों से रांची का सीमा स्पर्श होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग, जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा दामिनी एको, बी में हो जाएगा पहाड़ी अंचल, सी में हो जाएगा कांकजोल और डी कारा के ए और बी दोनों। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि संथाल परगना का पूर्व नाम जो है वो दामिनी एको और पहाड़ी अंचल के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में राष्ट्रीय दलों को छोड़कर 53 संगठनों ने भाग लिया, जिनमें से निम्न में से किस संगठन का गठन किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि झारखंड विषयक समिति का, बी में हो जाएगा झारखंड क्षेत्र स्वयं शासी परिषद का, सी में हो जाएगा झारखंड समन्वय समिति का और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि 11 से लेकर 13 सितंबर 1987 ईस्वी में रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन करने वाले 53 संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में झारखंड समन्वय समिति यानी झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी यानी जेसीसी के नाम से एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। और इस समन्वय समिति के देखें दोस्तों, तो विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति के संयोजक मनोनीत किए गए थे। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए का रहा है कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बी में कह रहा है कि 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा ने तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। सी कह रहा है कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी दे दी। और डी कह रहा है कि सभी कथन जो है वो सही हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी झारखंड के गठन के लिए जो विधेयक पारित किया गया था, उसमें सभी कथन आपके सही हैं। कि 25 अप्रैल को आपके बिहार विधानसभा ने पारित किया, 2 अगस्त को लोकसभा ने, 11 अगस्त को राज्यसभा ने, और 25 अगस्त को देखें तो आपके राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे उस समय, और उनकी मंजूरी मिल गए, और 15 नवंबर को आपका झारखंड का गठन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा तमाड़ के लंका गांव में, बी में हो जाएगा नगरी गांव रांची, सी में कह रहा है कि देवघर के रोहिणी में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि तमाड़ विद्रोह जो है वो मतलब कोल विद्रोह है वो तमाड़ के लंका गांव में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। अपमानित और उत्पीड़ित सिंगराय मानकी और सुगा मुंडा ने आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई थी, और इसी सभा का व्यवस्था जो है बदगांव के बंदराई मानकी ने किया था। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए हो जाएगा 14वां, बी में हो जाएगा 15वां, सी का 16वां और डी का रहा दोस्तों 13वां। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पूरे झारखंड में जो है वो पूरे भारत का स्थान देखें तो 16वां सही हो जाएगा। अगर तेलंगाना के गठन के बाद देखें दोस्तों, तो इस तरह से अगर तेलंगाना जब नहीं गठन हुआ था तो झारखंड राज्य गठन के स्थापना का अगर देखें तो 15वां था, लेकिन तेलंगाना राज्य के गठन होने के साथ ही 16वां हो गया। यानी कि जब राज्य का गठन हुआ था उस समय हम लोग 15वें स्थान पर थे, लेकिन तेलंगाना का गठन होने से अब 16वें स्थान पर पहुँच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से, बी में हो जाएगा ग्रेनाइट से, सी में हो जाएगा पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से और डी हो जाएगा चूना पत्थर से।
तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसका निर्माण जो है वो पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्राकर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है। बी में कह रहा है कि इसका मुहाना दामोदर नदी में है। सी कह रहा है कि इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। और डी कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। बी में कह रहा है कि बी और सी सही है। और सी कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही है। और डी कह रहा है कि इनमें से सभी सही हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ए बी और सी तीन कथन सही, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 255, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 किलोमीटर, ये सही होता। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, यानी कि डी ऑप्शन आपका गलत है। अब बाकी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरका जलाशय किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सिरका नदी पर। बी में कह रहा दोस्तों शंख नदी पर। सी में कह रहा दक्षिणी कोयल नदी पर। और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो सिरका जलाशय जो है झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में सिरका नदी पर स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आपको ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन में कह रहा ए में पूर्वी सिंहभूम, बी में कह रहा पश्चिमी सिंहभूम, सी में कह रहा लातेहार, डी में कह रहा गुमला। तो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। वहीं प्रतिशत के आधार पर कहता दोस्तों तो यह गलत हो जाता। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है 2 प्रकार के, बी में कह रहा है 3 प्रकार के, सी में कह रहा 4 प्रकार के और डी कह रहा है 5 प्रकार के। तो झारखंड में देखिए दोस्तों तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसमें एक होता है रक्षित वन, और एक होता है संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। अगला प्रश्न है कि साल वृक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है। बी ऑप्शन कह रहा है कि साल वृक्ष के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं। और सी कह रहा है कि साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुर्जी तेल कहते हैं। और डी करके साल को झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बी सी डी तीनों सही है। और सी कह रहा है कि बी ए और डी सही है। और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी इनमें सभी कथन जो हैं वो सही हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि साल वृक्ष को सखुआ भी कहा जाता है। इसमें पुष्पों की सरई फूल कहते हैं तथा साल वृक्ष के बीजों से तेल निकाला जाता है, जो देखिए दोस्तों तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उपयोगी है तथा साल के झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा भी प्राप्त है। और पता होगा कि साल वृक्ष जो है ये आपका सरंडा वनों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पलामू अभ्यारण्य पलामू, बी में हो जाएगा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, सी में कह रहा है तोपचांची अभ्यारण्य और डी कह रहा है उधवा पक्षी विहार। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि तोपचांची अभ्यारण्य जो झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है, इनके मध्य में ही स्थित जो है झील का नाम जो है हरी पहाड़ी झील है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि उरांव के वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विधवा विवाह में, बी में कह रहा है दोस्तों तलाक प्रथा में, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों में, और डी कह रहा है आयोजित विवाह में। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो उरांव के वैचारिक स्वतंत्रता की झलक जो है आप देखें तो विधवा विवाह में देख सकते हैं और तलाक प्रथा दोनों में देखी जा सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंडाओं का सर्व प्रमुख देवता सिंगोगा है, जो निम्न में से किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन ए हो जाएगा पढ़ा राजा, बी में हो जाएगा सूर्य का, सी में करा शिव का और डी हो जाएगा धर्मेश का। तो आपको पता होगा कि मुंडाओं का सर्व प्रमुख देवता सिंगोगा है और यह सूर्य का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 82% अनुसूचित जाति के परिवारों का मासिक आमदनी रुपए से कम है। ऑप्शन ए करेगा 10,000 रुपये से कम है, बी करेगा 15,000 से कम है, सी करेगा 5,000 से कम है और डी करेगा 3,000 से कम है। तो आपको पता होगा कि अभी जो नई आर्थिक रिपोर्ट जो आई थी 19-20 का, उसके अनुसार इनकी मासिक आमदनी बताया गया 5,000 रुपये से कम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए जलाशय परियोजना एवं उसकी स्थापना वर्ष का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा जलाशय परियोजना कब इसकी स्थापना हुआ है। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों भेरवा जलाशय परियोजना। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भेरवा जलाशय परियोजना 1984 में। अगर मिलाएंगे तो इस तरह से पहला का चौथा हो जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं कंसजोर जलाशय परियोजना। तो कंसजोर जलाशय परियोजना 1989 में, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों तो दूसरा का अगर देखें दोस्तों कंसजोर जलाशय परियोजना तो ये हो जाएगा आपका 1989 में। और फिर कहा था अपर संघ जलाशय परियोजना। अपर संघ जलाशय परियोजना था 1987 ईस्वी में। और सुरंगी जलाशय परियोजना ये हो जाएगा भी 1987 ईस्वी में। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों कि कौन सही हो जाता है, तो अगर ऑप्शन को अनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा आपका मैच कर रहा है। यानी पहला का चौथा इसमें 3 दिया है कंसजोर जलाशय परियोजना, दूसरा का पहला की इसमें दिया है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा भेरवा जलाशय परियोजना 1984 में, कंसजोर जलाशय परियोजना 1989 में यानी 1989 ईस्वी में, और अपर संघ जलाशय परियोजना 1987 और सुरंगी जलाशय परियोजना भी 1987। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है और इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी, मगर विवादों एवं जन आंदोलन के कारण इसे वर्ष 2003 में बंद कर दी गई। निम्न कथनों में से किस परियोजना की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए में कारक उत्तरी कोयल परियोजना, बी में हो जाएगा दोस्तों कोयल कारो परियोजना, सी में हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना और डी कारक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि कोयल कारो परियोजना से संबंधित एक कथन कर रहा है कि जिसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी, लेकिन कुछ विवाद के बाद देखें तो 2003 में बंद हो गया, यानी कि बी सही है। आगे बढ़ते हैं कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 से 35% भाग, बी में कह रहा 35 से 40% भाग, सी में कह रहा कि 40 से 45% भाग और डी कह रहा 50 से 60% भाग। तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि 30 से 35% जो है वो झारखंड के पठारी भागों में केंद्रित है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बारिश नट से, सी में हो जाएगा नारोमार से, सी कराएगा दोस्तों कोजरूम से। तो ऑप्शन सुन लीजिए फिर से, बारिश नट से, नारोमार से और कोजरूम से, और डी करा कि इनमें सभी से। तो देखें तो ग्रेफाइट जो है पलामू जिले में इन सभी जगहों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपरूप है और इसे काला शीशा भी कहा जाता है, और ये पलामू के बारिश नट और नारोमार तथा कोजरूम तथा लाट क्षेत्र में ये पाया जाता है, यानी कि पाट क्षेत्र में जो है दोस्तों ये पाया जाता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 40%, बी हो जाएगा 60% और सी हो जाएगा 70% और डी हो जाएगा 75%। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कोयला राज्य का आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और जितने भी खनिज से होने वाली कुल आय में देखें तो 75% जो है वो कोयला से आय प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों का सही मिलान करें। एक साइड दिया है दोस्तों कि टाटा स्टील के जो खनिज है और दूसरा साइड दिया हुआ है उसका प्राप्त होने वाला स्थान, यानी कि आप इसको मिलान करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, तो रानीगंज एवं झरिया से प्राप्त होगा। ये बहुत आसान है। और इसके बाद दोस्तों कांचा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो कांचा लोहा प्राप्त होता है मयूरभंज एवं नोआमुंडी के खान से। और मैग्नीज एवं ग्रेफाइट जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीज जो है वह क्रोमाइट जो होता है वो प्राप्त होगा आपका चाईबासा की खान से, और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जो है ये प्राप्त होगा सुंदरनगर से। तो इसको भी ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से मिलाएंगे तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंदरी, बोकारो, झींकपानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्लेग पर, दूसरा में स्लज पर
सी कह रहा है कि ए और बी दोनों पर, और डी कह रहा है चूना पत्थर पर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि स्लेग और स्लज दोनों पर आधारित है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है दोस्तों के यहाँ पर कि BCCL और CCL तथा ECL कंपनी निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केंद्र सरकार के अंदर, बी में हो जाएगा झारखंड सरकार के अंदर, और सी में कह रहा है निजी स्वामित्व के अंदर, और डी कह रहा है कि विदेशी स्वामित्व के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर ध्यान में देखेंगे दोस्तों कि CCL तथा BCCL तथा ECCL ये सभी जो हैं ये कोयले उत्पादन का कार्य करती है, और ये सभी जो हैं केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि उषा बेल्ट्रॉन निम्न में से किस स्थान पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करें रांची पर, बी में हो जाएगा जमशेदपुर, सी में हो जाएगा संथाल परगना, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो उषा बेल्ट्रॉन जो है दोस्तों ये काम करती है, तो देखेंगे कि उषा मार्टिन समूह के स्वामित्व में ही कार्य करती है, और यहाँ पर देखें तो केबल उत्पादन का काम करती है, और ये जो है रांची जिला में कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार पश्चिम में खिलाड़ी से लेकर पूर्व में कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह, बी में हो जाएगा दुमका, सी में हो जाएगा बोकारो, और डी हो जाएगा कुमारधुब्बी। तो आपको पता होगा कि दामोदर औद्योगिक जो पट्टी है वो पश्चिम में खलारी से लेकर के पूर्व में कुमारधुब्बी तक विस्तृत है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, और यह जो है औद्योगिक पट्टी सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अर्जुन मुंडा, बी में हो जाएगा शिबू सोरेन, सी में हो रहा है मधु कोड़ा, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि जब प्रथम बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये 19 जनवरी 2009 को लगा था। उस समय शिबू सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कहा दोस्तों कि गांव के पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के मुंडा को घटना की जानकारी देता है। बी में कहा दोस्तों कि मुंडा पाहन और महतो की सलाह से दंड निश्चित करता है। सी में कहा दोस्तों कि अपराध चाहे कैसा भी हो अपराधी को हमेशा अर्थदंड ही दिया जाता है। डी कहा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में एक कथन जो है वो गलत दिख रहा है। और आपको पता होगा कि कोई भी जैसे गांव में अपराध करता है तो उसको ये निर्धारित नहीं है कि उसको आर्थिक दंड ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर सी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों इसको कि ये निश्चित नहीं कहा गया है इस शासन व्यवस्था में कि कोई भी गलती करने पर उसको अर्थदंड ही दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जबकि आपका सामाजिक बहिष्कार वगैरह दंड का भी प्रावधान है जिसमें समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसमें अर्थ संबंधी कोई दंड का प्रोविजन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत में वर्ष में एक बार पढ़ा शिकार आयोजित किया जाता है जो प्रत्येक पढ़ा में होता है। पढ़ा में महिलाओं के लिए भी एक शिकार का आयोजन किया जाता है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है, जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जनी शिकार, बी में हो जाएगा पढ़ा शिकार, सी में हो जाएगा राजा शिकार, और डी करा के दीवान शिकार। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक पढ़ा में पढ़ा जो है वो यात्रा का आयोजन होता है जिसमें नृत्य का आयोजन होता है। वर्ष में एक बार पढ़ा शिकार भी आयोजित किया जाता है जो प्रत्येक पढ़ा में होता है। जबकि पढ़ा में महिलाओं की बात हो रही है दोस्तों तो इसमें एक जो है जनी शिकार का प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप जनी शिकार पर्व जो है पढ़ते होंगे तो वही जनी शिकार है। अगला प्रश्न है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग कितने गाँव को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। यानी जो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है दोस्तों उसमें पूछा जा रहा है कि कितने मुंडाओं को मिलाकर एक मानकी होता है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों को 12 से 20 गांव मिलाकर, बी में हो रहा है दोस्तों कि 15 से 20 गांव मिलाकर, सी कह रहा है कि 15 से 22 गांव मिलाकर, और डी कह रहा है कि 20 से 25 गांव मिलाकर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक पीढ़ बनता है जिसका प्रधान जो है वो मानकी कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो उसे पहले गांव में किसको खबर दिया जाता है।
यानी कि माझी परगना शासन व्यवस्था देखो संथाल लोगों का है और उसमें कोई कुंवारी लड़की जो है शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे पहले जो है किसको सूचना दिया जाएगा उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन ए हो जाएगा माझी को, बी में हो जाएगा जोग माझी को, सी में हो जाएगा भोक्तो प्रजा को और डी में हो जाएगा पुजारी पाहन को। तो आपको ध्यान में हो जाएगा दोस्तों कि यदि किसी संथाली कुमारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में जोग माझी को खबर दिया जाता है। और यहाँ पर देखें तो जोग माझी जो है वो गांव की बैठक बुलाता है और अवैध संतान की बाप का नाम पूछा जाता है। जब वो किसी लड़के का नाम लेती है तो साथ ही देखें तो गांव वाले ने प्रमाणित हो जाता है कि ये लड़की उसी बच्चे का है और उसको फिर सौंप दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करता है निम्न से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा महतो, बी में हो जाएगा पाहन, सी में हो जाएगा पुजारी पाहन, डी में हो जाएगा करटाहा। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की है और इस शासन व्यवस्था में देखिए दोस्तों तो जो पूजा पाठ कराता है पर्व त्यौहार का आयोजन कराता है उसे देखें तो पाहन कहा जाता है। और यह पद देखें तो वंशानुगत होता है लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे कोई भी अधिभोगी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम कराने या दावा करना चाहता हो या लगान का निर्धारण के लिए और भूमि की माप कराने के लिए निम्न में से किसके पास आवेदन दे सकेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों उपायुक्त के पास, बी में हो जाएगा आयुक्त के पास यानी कमिश्नर के पास, सी में हो जाएगा दोस्तों कलेक्टर के पास और डी हो जाएगा राज्य सरकार के पास। तो यहाँ पर अगर सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आप पढ़ेंगे तो आपको कहा गया है कि धारा 34 के अनुसार कि ऐसा कोई भी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम कराने या दावा कराना चाहता है तो उपायुक्त के पास वो भूमि से संबंधित लगान से संबंधित कम कराने के लिए वो जो है आवेदन दे सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्रवाई करेगा जिसमें अंतर्विशिष्ट होगा। ऑप्शन ए में हो जाएगा अभिलेख तैयार किए जाने के समय प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि के लिए दे लगान। दूसरा में कहा है दोस्तों वे भूमि संबंधी शर्तें जिसके अध्ययन ऐसी सभी अथवा कोई भूमि है। सी में कहा है वह राशि जो राजस्व अधिकारी अपनी विवेक बुद्धि में तथा ऐसी शर्तों को रूपांतरण मध्य से उचित रूप से दे समझे। डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी बातें जो है अंतर्निहिष्ट होगी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आप धारा अगर पढ़ेंगे 107 उसके अधीन कहा गया है कि राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्रवाई करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां जो है वो शामिल होंगी। तो इसमें जो जितनी विशिष्टियां देंगे तो उपरोक्त सभी जो होंगे वो शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि धारा 170 के अधीन निर्णय लिया जाएगा। ऑप्शन ए में हो जाएगा हिंदी में, बी में कह रहा है दोस्तों अंग्रेजी में और सी कह रहा है क्षेत्रीय भाषा में और डी कह रहा है न्यायालय की भाषा में। तो आपको पता होगा कि CNT एक्ट की धारा 170 को प्रोविज़न किया गया है वो उपायुक्त जो होंगे खुले न्यायालय में निर्णय करेंगे और वह निर्णय जो होगा अंग्रेजी में लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो न्यायालय लगा डिग्री के निष्पादन में भूधुति यानी लगान और डिग्री के निष्पादन में भूधुति या जोत अथवा उसके अंश के बिक्री हेतु बिक्री करा रहा हो तो वह उक्त भूधुति या जोत की बिक्री का नोटिस लगवाएगा जिसमें ऐसी तारीख से यानी कितने दिनों के कम नहीं होनी चाहिए या होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 दिनों से कम नहीं होगी, बी में करा 20 दिनों से कम नहीं होगी, सी में करा दोस्तों कि 1 माह से कम नहीं होगी और डी करा 30 दिनों से कम नहीं होगी। तब धारा 208 के उपखंड 1 में कहा गया है दोस्तों कि जो न्यायालय बिक्री करा रहा होगा वो अपने न्यायालय में साथ ही उस जिले के उपायुक्त के यहाँ जहाँ जोत या भूधुति की बिक्री की जाने वाली भूमि संबंधी उक्त भूधुति या जोत की बिक्री के नोटिस जो है वो लटकाए जाएंगे और उक्त भूमि जहाँ पर अवस्थित हो उस पर नगर या ग्राम अथवा उसके सीमावर्ती नगर या ग्राम के सुगोचर स्थान पर नोटिस चिपका दिया जाएगा और ऐसी तारीख जो है नियत रहेगी जो न्यायालय जहाँ डिग्री का निष्पादन किया जा रहा हो। और यह देखें दोस्तों तो लटकाने की तिथि से कम 20 दिनों से कम नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 20 दिन यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापिस के लिए वादों या आवेदनों का परिसीमा की अवधि है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष, बी में करा दोस्तों 2 वर्ष, सी में करा 3 वर्ष और डी करा 12 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि धारा 238 के अंतर्गत कहा गया है कि ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे के वापसी के लिए वादों या आवेदनों की परिसीमा जो है वो 3 वर्ष का होगी।
तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भूमि सुधार अधिनियम 1950 के द्वारा झारखंड में भूमि संबंधी क्या परिवर्तन हुए। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों जमींदारी उन्मूलन किया गया। दूसरा में कह रहा है कि भूमि का स्वामित्व जो है सरकार के हाथों में चला गया। तीसरा में कह रहा है कि निजी स्वामित्व बरकरार रखी गई। और चौथा कह रहा है कि सरकार की प्रतिनिधि राजस्व संग्रह करने लगे। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर को चुनना है। ये सही है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों बी ऑप्शन में कि 2 और 3 सही है। और तीसरा में कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। और चौथा ऑप्शन करेगा डी सभी सही है। तो यहाँ पर देखें तो भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत सभी या प्रोविजन सभी सही हो जाएंगे, यानी आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान इतने रुपए से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 3 रुपये से अगर कम लगान होगा तो जोत का विभाजन नहीं होगा। बी में कह रहा है कि 6 रुपये से कम होगा तो, और सी में कह रहा है कि 9 रुपये से कम होगा तो, और डी कह रहा है दोस्तों 2 रुपये से कम होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि आप अगर एसपीटी की धारा पढ़ेंगे तो उसमें 19(6) में उपबंध किया गया है कि यदि जोत के किसी भी भाग का लगान जो है 3 रुपये से अगर कम होगा तो उसका कोई भी स्थिति में विभाजन जोत का नहीं किया जाएगा। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि धारा 17 अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार है। धारा 20 कह रहा है कि भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार। धारा 19 कह रहा है कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। और धारा 26 कह रहा है रैयत भूमि का विनियमन। तो आपको पता होगा कि धारा यहाँ पर ए आपका सही दिखाई दे रहा है कि धारा 17 में कहा गया है कि अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत का अधिकार होगा। वहीं धारा जो है 20 कह रहा है दोस्तों कि धारा 20 में है कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, यानी कि यहाँ पर भवन निर्माण संबंधी प्रोविजन इसमें नहीं है। धारा 19 कहता है कि जोत के विभाजन एवं लगान का वितरण के बारे में उपबंध है। और धारा 26 कहता है निबंधन का प्रभाव है, यानी प्रोविजन इसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो धारा 17 में उपबंधित है कि किसी भी रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार अपने जोत भूमि पर होगा और उसे काटने का भी अधिकार होगा, सिर्फ महुआ के वृक्ष को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत उपायुक्त को या अनुमंडल पदाधिकारी को जिसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उस तिथि से कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 30 दिन के भीतर। बी में कह रहा है कि 60 दिन के भीतर। सी में कह रहा है 45 दिन के भीतर। और डी कह रहा है 90 दिन के भीतर। तो यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है दोस्तों कि कोई भी अगर उपायुक्त या अनुमंडल यानी एसडीओ दोनों, यानी कि डीसी और एसडीओ में से कोई भी आदेश के विरुद्ध जो है अगर अपील आप कमिश्नर के पास करना चाहते हैं तो 60 दिन के अंदर आपको करना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा भवन बना सकता है। बी में कह रहा है पक्का भवन बना सकता है। सी में कह रहा है दोस्तों उपरोक्त दोनों भवन बना सकता है। और डी कह रहा है भवन नहीं बना सकता है। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि उपरोक्त जो है कच्चा या पक्का भवन बना सकता है, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। आप पढ़े होंगे धारा 18 एसपीटी एक्ट के धारा 18 में उल्लेख है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन जो है वो बना सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों उग्रवाद पर। बी में करा के विधि व्यवस्था पर। सी में करा के ए और बी दोनों पर। और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली बार औद्योगिक नीति बना था दोस्तों उसमें उग्रवाद और विधि व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया जो निम्न में से किस रूप में कार्य करेगी। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास इंजन के रूप में कार्य करेगा। दूसरा में कह रहा है कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तीसरा में कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रासायनिक औषधि आदि क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। और डी कह रहा है कि इनमें सभी जो हैं
प्रयास करेगा, यानी सभी कथन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 2012 की जो औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी उसके अनुसार यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखें, इसमें कहा गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से विशेष जो है विकास के इंजन के रूप में कार्य करेगा, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, साथ में सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और रासायनिक औषधि क्षेत्रों को बढ़ाने का भी प्रयत्न करेगा। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में इनमें से संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपये की दर से विस्थापन की तिथि से 30 वर्ष तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा में कहा दोस्तों कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इस राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। सी में कहा कि उपरोक्त दोनों कथन सही है और डी कहा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे तो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत दोनों प्रोविजन किए गए थे, यानी कि किसी को रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है सरकार तो उसको 30 वर्ष तक 1 एकड़ भूमि के बदले 1000 रुपये माह मिलेगी, और इस भूमि पर देखें तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 500 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी, यानी कि आपका 5 एकड़ जमीन है तो 5000 रुपये महीना 30 वर्ष तक गवर्नमेंट देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 के तहत उग्रवादी गतिविधियों के दौरान मारे जाने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मी को आश्रितों को केंद्र सरकार के द्वारा 7.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। राज्य में प्रतिनियुक्त ऐसे कर्मियों को झारखंड सरकार द्वारा कितनी रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि 2.5 लाख रुपए, बी में करा 5 लाख रुपए, सी में करा दोस्तों 7.5 लाख रुपए और डी करा 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसके अंतर्गत जो है कोई भी उग्रवादी गतिविधियों के दौरान अगर मारे जाने वाले कोई भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मी होंगे तो उसके लिए केंद्र सरकार 7.5 लाख देगी और राज्य सरकार प्रोविजन किया गया है कि 2.5 लाख रुपया देगी, यानी टोटल जो है 10 लाख रुपये देने का प्रोविजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से बन पाने का क्या कारण है, यानी स्पष्ट रूप से नहीं बन पाने का क्या कारण है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों कि वर्गीय सोच, बी में कहा कि एक पक्षीय निर्णय, सी में कहा कि नेताओं में व्यवहारिक अनुभवों का भारी अभाव और डी कहा कि इनमें सभी। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति का स्पष्ट नहीं बन पाने का कारण है, इन सभी कारण देखने को आपको मिल जाएगा, यानी कि डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिटीजन चार्टर के बाद राइट टू सर्विस एक्ट की परिकल्पना तैयार हुई तथा राइट टू सर्विस कानून सर्वप्रथम किस राज्य में बनाया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, बी में हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सी हो जाएगा कर्नाटक और डी हो जाएगा गुजरात। तो राइट टू सर्विस एक्ट का अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले जो है 1997 में सिटीजन चार्टर एक्ट के बाद जो है इसे परिकल्पना शुरू किया गया और सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्होंने ही लागू किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का प्रवास होता है जिससे वहाँ इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों उधवा अभ्यारण्य, बी में हो जाएगा जलाशय झील आदि, सी में कहा दोस्तों गेतल सूद तथा चांडिल, कोनार, तिलैया, मनसनजोर, मैथन, तेनूघाट आदि, और इनमें कहा कि इनमें से सभी। यानी कि झारखंड के देखें दोस्तों तो प्रवासी पक्षियों के प्रवास हेतु इन सभी चीज़ों को इको टूरिज्म के रूप में जो है काफ़ी संभावना है और इन सभी चीज़ों को विकसित किया जा रहा है। तो इस तरह से 49 का यहाँ पर जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि रातू का महल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी कि असत्य को चुनना है। ऑप्शन ए में कहा कि यह महल रांची जिला के रातू में स्थित है। दूसरा में कहा दोस्तों कि इसका निर्माण चेरो वंशीय राजा ने करवाया था। तीसरा में कहा दोस्तों कि यह महल एक विशाल महल है और डी कहा कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यह महल का जो निर्माण है वो चेरो वंशीय राजा ने नहीं करवाया था, यानी कि बी जो है वो गलत हो जाएगा। आपको पता होगा कि रातू किला जो है इसका निर्माण नागवंशी राजाओं ने कराया था और यह देखिए तो महल जो है अपने विशालता के लिए दर्शनीय स्थल माना जाता है। तो इस तरह से आपका जो है बी गलत हो जाएगा, चेरोवंशी राजा न करके यहाँ पर नागवंशी राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिनी जांघ गिरा था। ऑप्शन ए हो जाएगा तपोवन मंदिर, बी में हो जाएगा दोस्तों युगल मंदिर, सी में हो जाएगा माँ योगिनी मंदिर और डी हो जाएगा उग्रतारा मंदिर। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि माँ योगिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ में
पर देखें तो माँ सती का दाहिनी जांघ गिरा था और यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का प्रस्तर अंग है। और इस मंदिर का निर्माण देखिए तो चारुशिला देवी ने करवाया था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि माँ योगिनी मंदिर में माता सती का यहाँ पर दाहिनी जांघ गिरा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाली साप्ताहिक पत्र होड़ संबोध डोमेन साहू समीर की संपादकत्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि 1948 में, बी में कह रहा है 1946 में, सी कह रहा है 1943 में और डी कह रहा है 1947 में। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद, जिसका संपादन जो है 1947 ईस्वी में डोमेन साहू समीर के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ होड़ संवाद दे दिया है तो उसको होड़ संवाद पढ़िएगा दोस्तों, कहीं बुक में बहुत जगह होड़ संवाद ही लिखा हुआ है और ये टाइपिंग से मिस्टेक दिया हुआ है। और इसकी संपादन जो है डोमेन साहू समीर जो है किया गया, जिसे देखिए तो संथालों का भारत तेंदु के नाम से जाना जाता है डोमेन साहू समीर जी को, और इन्होंने 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जोबा मुर्मू, बी में कर है जादूमणि बेसरा, सी में होगा रामचंद्र मुर्मू और डी में हो जाएगा ननकू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जादूमणि बेसरा को वर्ष 2005 में उनकी कृति भावना के लिए संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुंडारी टुडू कोठारी यानी मुंडारी शब्दकोश के लेखक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों दिलवर हंस, बी में हो जाएगा एम.वी. भादुड़ी, सी में हो जाएगा मनमसीह दास मुंडू और डी का रखा है पी पोनेटने। तो आपको पता है मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक हैं मनमसीह दास मुंडू। तो याद रखिएगा मुंडारी शब्दकोशारी जो है मुंडारी शब्दकोश है और इसके लेखक हैं मनमसीह दास मुंडू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा दोस्तों कि मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिला में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए करेगा चतरा जिला में, बी हो जाएगा पलामू जिला में, सी हो जाएगा हजारीबाग में और डी हो जाएगा धनबाद में। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुंडारी झारखंड राज्य के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और पलामू जिला में बोला जाता है और ये चतरा क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड से प्रकाशित होने वाले पत्रिका एवं उनके संपादक का सही मिलान करें। ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिएगा तो संवाद का प्रकाशन को किसके द्वारा किया जाता है? जोहार का, अगुआ का और डहर का। चलिए मिलाते हैं। संवाद का अगर देखें दोस्तों तो शशि कुमार के द्वारा किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शिशिर कुमार दोस्तों, शशि कुमार बोल रहा हूँ, शिशिर कुमार लाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जोहार का होता है दिलवर हंस के द्वारा किया जाता है। वहीं अगुआ का अगर देखें दोस्तों तो जय कुमार मोहन के द्वारा किया जाता है, जय कुमार पाहन के द्वारा किया जाता है। और डहर का जो होता था ईश्वरी प्रसाद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो पहला के चार, तो इस तरह से अगर मिलाएंगे तो इसका आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। और जोहार का हो जाएगा दिलवर हंस, अगुआ का हो जाएगा जय कुमार पाहन और डहर का हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं? ऑप्शन ए करा है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, बी में करा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची और सी करा कि हिंदी विद्यापीठ देवघर और डी करा कि इनमें से सभी। तो उस समय तक देखें दोस्तों तो सभी था, अभी फिलहाल में हिंदी विद्यापीठ देवघर को रद्द कर दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अभी पूछ रहा है कि निम्न से कौन विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं, तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी था लेकिन अभी रद्द हो गया है। तो इस तरह से भी यहाँ पर इनमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान केंद्र तथा उसके स्थापना वर्ष का मिलान करें। यानी कि झारखंड में जितने भी विशिष्ट प्रयोगशालाएं हैं और अनुसंधान केंद्र हैं उसके कब स्थापना हुआ है उसको मिलान कीजिए। यहाँ पर दे रहा है दोस्तों कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर, यहाँ पर रांची न होकर के माइनिंग रिसर्च सेंटर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि धनबाद में है और इसकी स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। वहीं देखें दोस्तों तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोड़ा, यहाँ पर इसको देखें दोस्तों तो इसका हुआ था 1947 ईस्वी में हुआ है। वहीं देखें तो जनजातीय शोध संस्थान रांची, इसकी स्थापना अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा 1953 में हुआ है। और चावल अनुसंधान केंद्र जो हजारीबाग में है तो ये हो जाएगा आपका 1980 में हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों
तो आपका आंसर मिला लीजिएगा और याद नहीं होगा तो उसको याद कर लीजिएगा। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंट्रल रांची जो है, इसकी अरे रांची बोल रहा हूँ, इसको बाद में काट दीजिएगा दोस्तों। सेंटर जो धनबाद में है, इसकी स्थापना 1948 में। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जलगोड़ा में है 1953 ईस्वी में। जनजातीय शोध संस्थान जो है दोस्तों, अरे सेंट्रल रिसर्च वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जलगोड़ा 1947 में। और जनजातीय शोध संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी में। और एक चावल अनुसंधान जो आपका 1980 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह एक धन वाग है, इसमें कुर्ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं, इन्हें जब आपस में टकराया जाता है तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसके लिए है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों काठी के लिए, बी में हो जाएगा थाली के लिए, सी में हो जाएगा झांझ के लिए और डी हो जाएगा करताल के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सही हो जाएगा काठी। काठी जो है एक धन वाद्य यंत्र है और इसमें कुर्ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं और उन्हें जब आपस में टकराया जाता है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन झारखंड की प्रथम पीढ़ी के हिंदी साहित्यकार और कहानीकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बैजनाथ पोद्दार, बी में हो जाएगा राधा कृष्ण जी और सी में हो जाएगा सत्यनारायण शर्मा जी और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि बैजनाथ पोद्दार जो है वो प्रथम पीढ़ी के कहानीकार हैं, जबकि राधा कृष्ण जो है वो झारखंड की द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और आपको पता होगा कि इनकी पहली कहानी जो था वो सिन्हा साहब जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नचनी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पर कर यह एक पेशेवर नृत्य है। बी में कर नचनी नृत्य में स्त्री नृतक का नाच नचती है। सी में करा दोस्तों इसमें पुरुष नृतक का नाच रसिक रखा गया है और डी करा कि इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों नचनी एक जो है पेशेवर नृत्य है और इसमें नचनी यानी कि स्त्री नृतक होती है और रसिक यानी पुरुष नृतक होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है विशेष रूप से नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल जनजाति में वीर सोरेन निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों विवाह विषय गीत है, बी में हो जाएगा जंगल के गीत है, सी में हो जाएगा बसंत गीत है और डी करेगा शादी विवाह संबंधी गीत है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि संथाली जनजाति में वीर सोरेन जो है एक लोकगीत है और जो जंगल से संबंधित गीत है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। गीत संगीत वाद्य यंत्र वगैरह से 1-2 प्रश्न रहेंगे, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड अधिविधि परिषद रांची का मुख्य कार्य क्या है? यानी जैक का यानी झारखंड अधिविधि परिषद रांची का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कि माध्यमिक इंटरमीडिएट संस्कृत तथा मदरसा शिक्षा सभी परीक्षाओं का संचालन करना, बी में कहा दोस्तों कि शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना और सी में कहा कि विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य और डी करा कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि झारखंड अधिविधि परिषद जो रांची में स्थापित है और इनका देखें तो दोस्तों सभी कार्य इनको दिया जाता है, यानी कि आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है यानी कि असत्य है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में कहा है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दर पर ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण प्रदान करने की योजना की मंजूरी दी है। दूसरा में कहा है कि राज्य में सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर को 80% सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा में कहा दोस्तों कि झारखंड सरकार का अनुमान है कि इन उपायों से किसानों की आय में 4 गुना तक बढ़ोतरी होगी और डी करेगा सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सफ़ेद क्रांति यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो गलत हो जा रहा है कि राज्य में सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेंटर को 50% सब्सिडी दी जाएगी, न कि 80%। और 50% सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों। इसमें कहा गया है कि ऋण की एकमात्र शर्त है, इसमें किसानों को ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण जो है 1 साल में वापस देना होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को प्रोविज़न है और यहाँ पर 50% सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन आपको फिर जो ऋण मिलेगा उसको आपको 1 साल के अंदर लौटाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंख योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, दूसरा में हो जाएगा राज्य के शहीदों के गांव को विकास करना, तीसरा में कहा दोस्तों कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और डी करा राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना।
तो पंख योजना का उद्देश्य था दोस्तों यहाँ पर कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, तो आपका कह रहा है कि ग्रामीण युवाओं को कृषि ऋण में आकर्षित करना। तो ग्रामीण युवाओं को अगर देखिए तो कृषि ऋण में आकर्षित करने के लिए योजना चलाया गया था आर्या योजना। और आर्या योजना का ही उद्देश्य था कि ग्रामीण युवाओं को कृषि ऋण यानी कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना और उनको ऋण देते हुए उसको प्रोत्साहन करना। वहीं देखिए दोस्तों, तो राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना, इसके लिए योजना जो चलाया गया था वो चलाया गया था कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। और एक आपका डी ऑप्शन दिख रहा है कि राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना, इसके लिए योजना चलाया गया था कि झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया। बी में करा कि पहली बार राज्य भर में विद्यालयों में चयनित 3800 विद्यार्थियों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। सी में करा कि बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अधिकतम 6 दिनों और न्यूनतम 4 दिनों का होगा। और डी करा के सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा कि सभी कथन आपको सत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का उद्देश्य इन सभी कथन में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि तेजस्विनी योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी कि असत्य है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि इस योजना का कुल लागत $90 मिलियन है, जिसमें से $60 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। दूसरा में करा दोस्तों कि इस योजना के तहत 14 से लेकर के 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सी में करा दोस्तों कि इस योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में किया जाना है। और डी करा का सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपका एक कथन जो है वो गलत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इस योजना का कुल लागत $90 मिलियन है, इसमें से देखें तो $68 मिलियन, यहाँ पर 60 दिया है, गलत हो जाएगा। $68 मिलियन जो है सहायता राशि आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ए गलत है, बाकी जो ऑप्शन बी है और सी ए सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा रिक्शा चालकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उसे ऐसे रिक्शा चालकों को ई रिक्शा उपलब्ध कराना, यानी कि जिनके पास रिक्शा नहीं है उनको ई रिक्शा देना। और तीसरा में करा राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। डी करा कि इनमें सभी कथन सही है। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए कि मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य था कि रिक्शा चालकों को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन के संबंध में सही सुमिलित कीजिए, यानी कौन सा सही है सुमिलित है उसको मिलाना है। यहाँ पर कह रहा दोस्तों पिता का नाम शिवचरण लाल माझी, माता का नाम सोनामती, और सी में कह रहा है कि मूल नाम सोबरन माझी, और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि साफ साफ गलत दिख रहा है कि इनका अगर देखें तो पिता का जो नाम था दोस्तों वो था सोबरन माझी। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा सोबरन माझी। माता का नाम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। माता का नाम सोनामतनी है और ये आंसर बिल्कुल सही है। वही इनका मूल नाम था दोस्तों कि शिवचरण लाल माझी। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित है, तब का बी जो है वो सुमिलित है कि माता का नाम सोनामणि था। अगला प्रश्न दोस्तों कि इग्नेस बेक का निम्न में से कौन से राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से, बी में हो जाएगा झारखंड पार्टी से, सी में हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज से, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर को देखेंगे दोस्तों तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि इनका संबंध नहीं था तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से, यानी इग्नेस बेक देखें तो 1933 ईस्वी में आए बिशप सेबरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया था। और बेनी सेप लाकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष तथा इग्नेस बेक जो है प्रथम महासचिव चुने गए थे। और इग्नेस बेक के प्रयास से ही 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। बाद में देखें तो आदिवासी महासभा को ही झारखंड पार्टी में बदल दिया गया था। तो यहाँ पर इसका संबंध जो है आपका दिख रहा है कि सी से, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज से नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस वृक्ष की छाल का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा मेघ, बी में हो जाएगा शिवलिंगम, सी में हो जाएगा माखन कटोरी, और डी में हो जाएगा कल्पतरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मेघ वृक्ष का प्रयोग जो है अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है।
अगला बढ़ते हैं, झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 के माध्यम से इनमें से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, विचार करें। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों केनहरी हिल, बी में हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, सी में हो जाएगा फॉसिल पार्क और डी में हो जाएगा नेतरहाट। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में इको टूरिज्म नीति 2015 के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार मिलाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1, 2 और 3, ऑप्शन बी करेगा 2, 3 और 4, और सी में करेगा 1, 2 और 4 और डी करेगा सभी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिला है। ऑप्शन ए में हो जाएगा धनबाद जिला, बी में हो जाएगा गिरिडीह, सी में हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम और डी करा पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका सही होगा इसका आंसर गिरिडीह जिला, यानी गिरिडीह जो जिला है दोस्तों वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1990 में, बी में हो जाएगा 1993 में, सी हो जाएगा 2001 में और डी का रहेगा 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय ने अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2008 में आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित झारखंड का कौन सा जिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा दुमका, बी में हो जाएगा गोड्डा, सी में हो जाएगा साहेबगंज और डी में हो जाएगा पाकुड़। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो राज्य में गंगा अफवाह प्रणाली से जुड़े रहने के कारण साहेबगंज जिला है 2008 में आकस्मिक बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपदा से निपटने एवं आपदाओं को प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 2000 में, बी करेगा 2002 में और सी करेगा 2005 में और डी करेगा 2010 में। आपको पता होगा दोस्तों कि आपदा से निपटने के लिए आपदाओं के प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था और इसका डेट याद रखेगा 25 दिसंबर 2005 से यह लागू है, यानी 25 दिसंबर 2005 से आपका लागू है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में वन अग्नि से प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि महुआ तथा साल के बीजों का संग्रहण, और बी में करा है दोस्तों कि पर्यटन गतिविधियां, और सी करा के एक और बी दोनों सही है और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, यानी महुआ तथा साल के बीजों का संग्रह करने के लिए लोग जो है आग लगा देते हैं वृक्ष के नीचे और धीरे धीरे आग जो है फैल जाता है। और पर्यटन गतिविधियाँ यानी जो देखिए तो कुछ लोग पर्यटक लोग भी आते हैं, उनके द्वारा बीड़ी सिगरेट जला करके चाहे आग तापने के उद्देश्य से चाहे कुछ खाना बनाने के उद्देश्य से आग लगाते हैं, जो बुता के नहीं जाते हैं और वो धीरे धीरे फैल जाता है। तो इस तरह से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के किस महिला सांसद को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गीता कोडा को, बी में हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी को, सी में हो जाएगा दोस्तों लुइस मरांडी को और डी करेगा अम्बा प्रसाद को। तो आपको ध्यान में होगा कि सिंहभूम सांसद गीता कोडा को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था और इन्हें इंटरएक्टिव फोरम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ने उन्हें आम लोगों के हित में कार्य करने के लिए यह चीज़ के लिए चुना था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये गीता कोडा जी हैं और गीता कोडा कहाँ है दोस्तों, तो सिंहभूम के सांसद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, बी में हो जाएगा रामनाथ कोविंद और सी में हो जाएगा हेमंत सोरेन और डी करा के एम वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्हीं को केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में है वो बुलाया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इन्हीं के द्वारा देखें तो 96 छात्रों को गोल्ड मेडल जो है वो प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि राज्य की कितनी उम्र की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 18, बी में हो जाएगा 21 और सी में हो जाएगा 25 और डी में हो जाएगा 30। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड में देखिए दोस्तों तो ये घोषणा किया गया था कि 18 से जितने भी ऊपर की जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे।
ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर, बी में हो जाएगा फुटबॉल खिलाड़ी, और सी में हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी, और डी में हो जाएगा हॉकी खिलाड़ी। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये हाल ही में जो है महान फुटबॉलर पीके बनर्जी का निधन हो गया है, तो याद रखिएगा पीके बनर्जी का फिलहाल में ही निधन हुआ है, और एक जो फुटबॉल खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, डार्क हॉर्स जिस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश राज, बी में हो जाएगा महेंद्र कुमार, सी में हो जाएगा निरोत्पल मृगणाल, और डी में करेगा राजीव शुक्ला। तो आपको पता होगा कि झारखंड के युवा लेखक है निरोत्पल मृगणाल, और इन्हीं के द्वारा डार्क हॉर्स रचना है, जिनके लिए देखिए दोस्तों युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2016 इनको प्रदान किया गया है, और इन्हीं पर अभी फिल्म बनने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में झारखंड में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि हाल ही में झारखंड में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा नीरज मुर्मू को, बी में कह रहा है कि विकास मुंडा को, सी में कह रहा है तो रामदयाल तिर्की को, डी कह रहा है कि अंजलि कुमार हेम्ब्रम को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गिरिडीह निवासी जो है नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस क्रिकेटर को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन हो जाएगा MS धोनी जी को, बी में हो जाएगा वरुण एरोन को, और सी में हो जाएगा सौरभ तिवारी को, और डी कह रहा है कि शाहबाज नदीम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपको पता है रांची के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी को JSCA के आजीवन सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य का पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा रिम्स रांची में, बी में हो जाएगा MGM अस्पताल जमशेदपुर, सी में हो जाएगा दोस्तों TMCH धनबाद, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि रांची में पहला प्लाज्मा बैंक जो है इसकी शुरुआत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जिसका उम्र 18 से लेकर के 60 साल के बीच में है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में, बी में हो जाएगा असम में, सी में हो जाएगा उत्तराखंड में, और डी हो जाएगा बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि देश का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो झारखंड में स्थापित किया गया था। और देखिए तो राज्य की स्थापना के बाद देखिए दोस्तों तो इसे 2001 ईस्वी में देखें तो हाथियों के संरक्षण के लिए वातावरण अनुकूल तैयार किया जाना था, और इससे पहले देखें तो झारखंड में एलिफेंट रिजर्व सेंचुरी के सिंहभूम की स्थापना की जा चुकी थी, और दलमा अभयारण्य के नाम से आप लोग जिसे जानते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बोरी बांध को, बी में हो जाएगा खलारी बांध को, सी में हो जाएगा झारखंड बांध को, और डी हो जाएगा चांडिल बांध को। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जिला प्रशासन एवं सेवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जन शक्ति एवं जल शक्ति आंदोलन चलाकर जल संरक्षण के लिए बनाए रखने के लिए बोरी बांध को मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रांची में, बी में हो जाएगा ओरमांझी में, सी हो जाएगा नामकुम में, और डी हो जाएगा हटिया में। तो नामकुम स्थित देखें दोस्तों तो सरवल में गेल इंडिया का मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, गेल इंडिया के द्वारा झारखंड के नामकुम में जो है वो गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में हाल ही में किसने जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों किसने किया है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड वित्त विभाग, बी में कह रहा है दोस्तों भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी में कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम, और डी कह रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने PNB तथा मेट लाइफ इंडिया तथा इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज आवाज़ बहुत लड़खड़ा रहा है, पता नहीं कैसे, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लास्ट ही होने वाला है, 10 बचा है। झारखंड राज्य का पहला जिला क्रिकेट लीग शुरू करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों रांची, बी में हो जाएगा धनबाद, सी में हो जाएगा गुमला, और डी में हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम।
तो इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि झारखंड राज्य में देखिए तो जिला क्रिकेट लीग की सबसे पहले शुरुआत जो है पश्चिमी सिंहभूम ने शुरू की है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के किस शहर में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा रांची में, बी में हो जाएगा दोस्तों दुमका में, सी में हो जाएगा जामताड़ा और डी में हो जाएगा लोहरदगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि झारखंड में राज्य के पहले निजी एयरलाइंस स्थापित करने के जो प्रयास है वो शुरू किया जा रहा है जामताड़ा से। जहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा जिसमें गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक तथा युवक युवती जो है हवाई जहाज जो है उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो जिला उत्तर से दक्षिण के रूप में है उसे व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए करा दोस्तों साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका। तो अगर आप सही से मिलाएंगे दोस्तों तो सबसे ऊपर में अगर देखेंगे तो आपका कौन सा जिला होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका साहेबगंज। साहेबगंज से जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों तो पाकुड़। पाकुड़ के बाद अगर बैठेंगे दोस्तों तो आपका दुमका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो जामताड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मिलाइएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका साहेबगंज 1 नंबर में, 2 नंबर में अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाकुड़ और 3 नंबर में हो जाएगा आपका दुमका। यानी 1, 2 और 3 कहाँ है देख लीजिए, 1, 2 और 4 ऑप्शन मिलाइए, 1, 2 और 4 और इसके बाद 3, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि नया विचार, बी में कह रहा है नया संकल्प, सी में कह रहा है नई सोच और डी कह रहा है नया राज्य। यानी कि जो अभी नया लोगो लॉन्च किया गया था दोस्तों वो क्या चीज़ को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा डी, नया राज्य। नया राज्य को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि नया विचार, नया संकल्प और नई सोच तथा नई सोच को रेखांकित करते हुए ये देखें तो अग्र बढ़ने के प्रतीक को सूचित करता है। तो इस तरह से आपका आंसर डी जो है नया राज्य को सूचित नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 8वीं शताब्दी के अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसको पहाड़, बी में हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, सी में हो जाएगा दूध पानी पहाड़ और डी में हो जाएगा दोस्तों सी का रहेगा दुमदुमा पहाड़ और डी का रहेगा दूध पानी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख में किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर अगर ढूंढेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमिज विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्न में से क्या था। यानी भूमिज विद्रोह के सर्वप्रथम तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में करा है दोस्तों कि जमींदारों के जमीन को कंपनी द्वारा हड़पना, बी में करा कि घटवालों द्वारा बढ़े हुए कर को न चुकाना, सी में करा दोस्तों कि 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम राज्य के दीवान माधव सिंह का गंगा नारायण को हाथों क्रूर हत्या करना, और डी करा कि इनमें सभी कथन सही है। तो याद रखना है दोस्तों कि तत्कालिक कारण में अगर देखें तो तत्कालिक कारण में आपका सी आंसर सही हो जाएगा कि भूमिज विद्रोह का तत्कालिक कारण 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बाड़भूम राज्य के जो दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों क्रूर हत्या के साथ भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, एक तत्कालीन कारण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि लुपुगुढ़ू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो लुपुगुढ़ू जो है जलप्रपात आपका ऑप्शन करेगा पूर्वी सिंहभूम में, बी में करा दोस्तों आपका पश्चिमी सिंहभूम में और सी करा सरायकेला खरसावां में और डी करा के खूंटी जिला में है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि लुपुगुढ़ू जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में चाईबासा के निकट लुपुगुढ़ू गांव में स्थित है। तो लुपुगुढ़ू गांव में आपका आंसर आपका पश्चिमी सिंहभूम में जो चाईबासा में स्थित है दोस्तों, इनके निकट है लुपुगुढ़ू गांव है, वहीं पर ये जलप्रपात है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा गुणाक टंगा के नाम से, बी में हो जाएगा पौन के नाम से, सी में हो जाएगा घोटुल के नाम से और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो मुंडाओं में वधु मूल्य को देखा जाए दोस्तों तो गोनाक टंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, गोनाक टंगा। और कहीं कहीं अगर देगा दोस्तों कुरी गोनाक टंगा, तो दोनों का नाम याद रखना है। तो इसका फिलहाल में आप ए को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कौन बने रहे। ऑप्शन ए में हो जाएगा अर्जुन मुंडा, बी में हो जाएगा रघुवर दास, सी में हो जाएगा हेमंत सोरेन और डी में हो जाएगा बाबूलाल मरांडी।
तो झारखंड में अगर देखें दोस्तों तो मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिन जो है वो आपके अर्जुन मुंडा बने रहे, क्योंकि वो 3 बार बने थे और उनका कार्यकाल देखें तो टोटल मिलाया जाए तो 5 साल और 6 माह हो जाता है। लेकिन एक बार की काल अवधि में सबसे अगर ज़्यादा बार पूछा जाता है किसी को तो हो जाएगा आपका रघुवर दास, यानी एक बार में कोई 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि छावनी बोर्ड के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए में करा कि छावनी बोर्ड पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा में करा दोस्तों कि यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और सी कहा है कि इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। और डी करा के सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि छावनी बोर्ड पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में कहा है कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर रक्षा मंत्रालय रहता तो दूसरा ऑप्शन भी सही रहता। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न कर रहा है गुमला जिले के हाम्पा मुनि गांव स्थित महामाया मंदिर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी असत्य है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में करा कि यह एक तांत्रिक पीठ मंदिर है। दूसरा में करा दोस्तों कि यह मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। और तीसरा में करा कि यह मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक चून राय ने 1908 ईस्वी में कराया था। और डी करा का सभी कथन सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है दोस्तों एक ठो, देखिएगा सी ऑप्शन को अगर बढ़िया से पढ़िए कि इस मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा गजघट राय ने कराया था। तो यहाँ पर दिख दिया है चून राय ने कराया था, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर गजघट राय यानी गजघट राय ने कराया था। और इन्होंने ही 1908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित थे वो हरिनाथ नारायण ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण, उन्होंने कराया था। अब यह एक तांत्रिक पीठ है। तो इस तरह से देखिए तो सी जो है वो गलत हो जाता है। तो आप लोग जो है कमेंट करिए दोस्तों कितना सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये 9वां प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, अब एक लास्ट बचा है 10वां प्रैक्टिस सेट, उसको भी कल लेकर के या परसों लेकर के बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।